अच्छा, ये टॉपिक हमारा है रेगुलराइजेशन का। अभी तक हमने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी। इसमें एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम आता है, जिस प्रॉब्लम को हम ओवरफिटिंग कहते हैं, और रेगुलराइजेशन इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ दिस थिंग। तो द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग का एक सॉल्यूशन जो है वो और रेगुलराइजेशन है। ठीक है, ओके जी। सो लेट्स अज्यूम कि लेट्स गो बैक टू द रिग्रेशन प्रॉब्लम, और वही उसी प्रॉब्लम पे हम आ जाते हैं जिस प्रॉब्लम से हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पास हाउस प्राइस प्रेडिक्शन का प्रॉब्लम है, वेयर वी ओनली हैड वन वेरिएबल साइज एज एक्स एंड वी हैड द प्राइस एज आउटपुट वेरिएबल। तो ये हमारा y है और ये हमारा x है। ठीक है, एंड दिस इज माय ट्रेनिंग डाटा, ये जो क्रॉसेस से शो किया गया है। इस केस में हमने वो फिटेड इन दिस लाइन, हमने ये लाइन फिट इन की। लेट्स अज्यूम कि ये लाइन फिट इन की, वी हैड अ लीनियर हाइपोथेसिस जिसने हमें ये लाइन दी। इन द सेकंड केस वी ट्राई टू फिट इन फॉर द सेम ट्रेनिंग डाटा, वी ट्राई टू फिट इन अ क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस थीटा 0 प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2x स्क्वायर, और वो कर्व कुछ यूं फिट हुआ जैसे यहाँ दिखाया गया। इन द थर्ड केस व्हाट I tried to do is I tried to use a higher degree polynomial। मैंने एक फोर्थ डिग्री का पॉलिनोमियल इस्तेमाल किया एज हाइपोथेसिस थीटा 0 प्लस थीटा 1x प्लस थीटा 2x स्क्वायर प्लस थीटा 3x क्यूब प्लस थीटा 4x4। ये हाइपोथेसिस मैंने यूज करने की कोशिश की। अच्छा, अब देखें कि अभी इन दिस केस फॉर एग्जांपल, चलें इस केस से स्टार्ट करते हैं। मैंने ये कहा था कि आइडली वो वांट के मेरा जो भी कर्व हो वो तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से गुजरे। ठीक है, तो इस एग्जांपल में वी आर बीइंग एबल, वी हैव बिकम so close to this training point, not only close to this training point but our curve is passing through all the training points। यहाँ पर हमारा जो कर्व है वो शायद यहाँ से नहीं गुजरा, इस ट्रेनिंग पॉइंट से नहीं गुजरा, इस ट्रेनिंग पॉइंट से नहीं गुजरा, करीब है, गुड इनफ है, बट तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से नहीं गुजरा। और यहाँ पर हमारी जो लाइन है वो तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से, किसी भी ट्रेनिंग पॉइंट के ऊपर से नहीं है, बल्कि थोड़ा थोड़ा फासले पे है। सो अभी तक की हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक दिस इज द बेस्ट थिंग विच वी हैड अचीव्ड। ठीक है, कि हमारा जो कर्व है वो तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से गुजर गया। और ट्रेनिंग, रिमेंबर कि ट्रेनिंग पॉइंट्स, अगर मेरा कर्व या मेरी लाइन जो है वो तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से गुजर रही है, तो मेरा एरर जो है जिसको हमने जे से डिनोट किया था, वो वाला एरर जो हम निकालते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जे इज इक्वल टू 1/2m। वो करता क्या है, समेशन फॉर ऑल ट्रेनिंग एग्जाम्पल्स I is equal to 1 to m hypothesis of x of I minus y of I का स्क्वायर, यानी प्रिडिक्टेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू का स्क्वायर लेके आप ऐड कर देते हैं। हाँ, ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए अब देखें इस केस में होगा क्या, एट दिस वैल्यू ऑफ साइज जो आपकी ट्रेनिंग डाटा में वैल्यू दी गई है, प्रिडिक्टेड जो कर्व प्रिडिक्ट करेगा वो भी एग्जैक्टली वही वैल्यू होगी। इस पॉइंट पर भी जो आपकी एक्चुअल ट्रेनिंग डाटा पे वैल्यू है, कर्व भी वही प्रिडिक्ट कर रहा है। इनफैक्ट दिस इज ट्रू फॉर ऑल ट्रेनिंग डाटा, सो योर एरर विल बी 0 इन दिस केस। इन दिस केस यू विल हैव अ स्मॉल एरर, कुछ ट्रेनिंग पॉइंट से गुजरे बट यू हैव सम एरर। और इस केस में यू विल हैव अ लार्ज एरर, अ बिग एरर। ठीक है, सो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें वी वांटेड टू सेलेक्ट दोज वैल्यूज ऑफ थीटास, वी वांट टू फिट इट इन सच हाइपोथेसिस जिसमें मेरा एरर 0 आए या मिनिमम आए। और 0 से मिनिमम क्या होगा, द मिनिमम एरर जो है वो 0 ही हो सकता है। तो अभी तक की हमारी मालूमात के मुताबिक दिस इज द बेस्ट कर्व, बट दिस इज नॉट। ठीक है, और यही प्रॉब्लम है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना है। दिस प्लॉट इज एक्चुअली ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब क्या है,
ओवरफिटिंग का मतलब ये है कि आपने ज़बरदस्ती ऐसा कर्व फिट किया कि वो हर पॉइंट से गुजर गया, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होगा, ज़रा नुकसान देखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट विल बी द लॉस। अच्छा, जनरली जो हमारी असम्पशन है वो ये कि जैसे जैसे, क्योंकि साइज ऑफ द हाउस इज़ द ओनली पैरामीटर फॉर प्राइस, ठीक है। सो जनरली वी विल एज्यूम कि जैसे जैसे साइज ऑफ द हाउस बढ़ता है वैसे वैसे प्राइस ऑफ द हाउस भी बढ़ेगी। दिस मे नॉट बी इन जनरली, ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि साइज ऑफ द हाउस किसी गांव में बहुत बड़ा हो और साइज ऑफ द हाउस इन इस्लामाबाद स्टिल स्मॉलर साइज हाउस इन इस्लामाबाद कैन बी एक्सपेंसिव देन अ लार्ज हाउस इन विलेज, ठीक है। बट हमारे केस में हमारा पैरामीटर सिर्फ साइज है, ठीक है, और साइज पे प्राइस डिपेंड कर रही है। अब इस साइज पे देखें कि मेरा कर्व जो है वो क्या प्राइस प्रेडिक्ट कर रहा है। इट इज दिस प्राइस, ठीक है। यहां मैंने साइज इंक्रीज किया, प्राइस हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, सो फार सो गुड। यहां देखें क्या हो रहा है। एट दिस इंस्टेंस अगर आप साइज ऑफ द हाउस की ये वैल्यू दें, आपकी प्राइस रिड्यूस होनी शुरू हो गई। रीजन बीइंग कि आपका ग्राफ इतना आपने ज़बरदस्ती की कि आपने अपने ग्राफ को इतना जंबल अप कर दिया कि वो तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से तो गुजर गया, बट वो आपको रैंडम या अजीब सी वैल्यूज दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में योर एरर विल बी जीरो, लेट्स कॉल इट ट्रेनिंग एरर। वो एरर जीरो आएगा, बट स्टिल आपका प्रॉब्लम जनरलाइज नहीं हो सकेगा। जनरलाइज का मतलब ये है कि जब आप x1 x2 सॉरी इस केस में तो सिर्फ एक x है, जब आप साइज ऑफ द हाउस देंगे एज अ टेस्ट एग्जांपल, तो न्यू प्रॉब्लम्स पे ये आपको को बहुत अच्छी वैल्यूज नहीं देगा। लेट्स से यू हैव अ वेरी बिग हाउस, बिग साइज, तो मे बी ये प्लॉट ऐसा आ रहा हो, ऐसे आ रहा हो, और ये उसकी प्राइस को बहुत कम प्रेडिक्ट करेगा, विच इज रॉन्ग, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम है ओवरफिटिंग का। ओवरफिटिंग उस वक्त होती है जब आप का प्लॉट आप ऐसा कर्व फिटिंग कर दें जो तमाम ट्रेनिंग पॉइंट से गुजरे, या ट्रेनिंग पॉइंट तमाम ट्रेनिंग पॉइंट्स के पास पास से गुजरे, लेकिन वो इतना ज़्यादा हैज़र्ड किस्म का प्लॉट हो कि वो न्यू डाटा पर आपको कोई अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहा हो, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे नॉलेज में एक नई चीज़ का इजाफा हुआ। अभी तक हम सिर्फ ये कह रहे थे कि अगर एरर वो वाले थीटा सिलेक्ट कर लो जहाँ पे एरर कम से कम आता है, वो वाले थीटास ले लो, ठीक है। मसला ये है कि अब हमें ये पता लगा कि इवन इफ कि मेरा एरर जीरो भी हो, स्टिल आई कैन बी इन अ बैड सिचुएशन, ठीक है। इसको आप ऐसे समझें, इसकी मिसाल समझें ओवरफिटिंग की, कि एक स्टूडेंट है, उसने रट्टा लगा लिया किसी लेसन का, ठीक है, याद कर लिया, जुबानी याद कर लिया। अब अगर एग्जाम में उस स्टूडेंट से उसी चीज से रिलेटेड सवाल पूछा जाएगा तो ही विल बी वेरी कंफर्टेबल, फौरन से आंसर लिख देगा। लेकिन अगर आप उसको अनसीन क्वेश्चन दे देंगे तो वो उसका जवाब नहीं दे सकेगा, क्योंकि उसने सिर्फ याद किया हुआ है, ठीक है। सो इन द केस ऑफ ओवरफिटिंग ये ऐसे समझें कि आपके मॉडल ने, जो मॉडल आपने फिट इन किया है, मॉडल से मेरी मुराद ये है जो हाइपोथेसिस आपने फिटिंग की है, उस मॉडल ने ट्रेनिंग डाटा को जुबानी याद कर लिया, इट हैज लर्न द ट्रेनिंग डाटा बाय हार्ट, ठीक है। तो आप कोई भी ट्रेनिंग एग्जांपल देंगे, ठीक है, इट विल गिव यू परफेक्ट आंसर, आपका मॉडल परफेक्ट आंसर देगा, कर्व वही आंसर देगा जो कि आपकी y की वैल्यू है, प्रेडिक्टेड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम है। तो ट्रेनिंग डाटा पे तो ये बहुत अच्छा बिहेव करेगा, ठीक है। बहुत स्मॉल एरर भी जरूरी नहीं है कि ओवरफिटिंग के केस में एरर जीरो ही हो, बहुत स्मॉल एरर भी ओवरफिटिंग में हो सकता है। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका ट्रेनिंग एरर स्मॉल है तो लाजमन ओवरफिटिंग हुई है। वी नीड टू चेक दैट, हमें उसको चेक करना है। वी विल सी द मेथड्स टू चेक ओवरफिटिंग, कैसे पता लगता है वो हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। बट ट्रेनिंग एरर स्मॉल होने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि यू आर इन द सिचुएशन ऑफ ओवरफिटिंग। यू नीड टू सी कि ट्रेनिंग एरर लो है, क्या ओवरफिटिंग तो नहीं हो रही। अगर ओवरफिटिंग नहीं हो रही, परफेक्ट, ठीक है, क्योंकि ट्रेनिंग एरर लो होना डिजायरेबल है। बट अगर ट्रेनिंग एरर, एक रूल ऑफ थंब ये है कि बहुत ज्यादा एफर्ट किए बगैर अगर ट्रेनिंग एरर बहुत कम आ रहा है तो यू माइट बी इन अ सिचुएशन ऑफ ओवरफिटिंग एंड यू विल नॉट गेट गुड रिजल्ट्स when you will expose your model to
न्यू डाटा, ठीक है। अच्छा, इस केस में बिकॉज आपकी लाइन जो है वो तमाम ट्रेनिंग डाटा से दूर गुजर रही है, योर ट्रेनिंग एरर विल बी वेरी हाई, ठीक है। तो इसको मैं कहूंगा सिचुएशन ऑफ अंडर फिटिंग, ठीक है। ट्रेनिंग एरर इज वेरी हाई, दिस विल बी सिचुएशन ऑफ ओवर फिटिंग, ठीक है, सॉरी अंडर फिटिंग, ठीक है। सो ओवर फिटिंग तो प्रॉब्लली इन तीनों मॉडल्स में से दिस इज द बेस्ट मॉडल बिकॉज दिस इज जस्ट राइट। यहाँ पे एक इंक्रीज भी हो रहा है एंड यू डोंट हैव अ हैप्पैज़र्ड ऐसे ऊपर नीचे जंबल हुआ कर्व नहीं है, ठीक है। और अंडर फिटिंग को हम हाई बाइस भी कहते हैं और ओवर फिटिंग को हम हाई वेरिएंस भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बाद में हम देखेंगे कि ओवर फिटिंग को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ट्रेनिंग एरर में अगेन बताऊंगा लो होना डिजायरेबल है, पर ट्रेनिंग अब ये पता लगा कि अगर ट्रेनिंग एरर लो हो तो इसका मतलब सिंपली स्ट्रेट अवे आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है और आपका मॉडल बहुत अच्छा बिहेव करेगा। यू विल स्टिल नीड टू वर्क आउट टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ ओवर फिटिंग, ठीक है। लेट्स नाउ टेक द एग्जांपल ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे ओवर फिटिंग जो है वो रिग्रेशन में हो सकती है, वैसे ही ओवर फिटिंग क्लासिफिकेशन में हो सकती है। जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन से आपने डिसीजन बाउंड्री निकाली। अगेन वी हैव 3 एग्जांपल्स। पहले केस में मैंने एक लीनियर हाइपोथेसिस फिट इन की, दूसरे केस में मैंने एक क्वाड्रेटिक हाइपोथेसिस फिट इन की और तीसरी केस में मैंने कोई 4 डिग्री का पॉलिनोमियल फिट इन किया। ये डिसीजन बाउंड्री, इस केस में ये डिसीजन बाउंड्री निकली है, इस केस में ये डिसीजन बाउंड्री निकली है, इस केस में इस केस में देखें यू विल हैव सम एरर, यू हैव बिकॉज ये दिस इज लेट्स अज्यूम नेगेटिव क्लास, तो ये नेगेटिव क्लास है, ये पॉजिटिव क्लास है। आपकी डिसीजन बाउंड्री के इस साइड पे यू हैव एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव क्लास, सो यू विल प्रोबेबली हैव हाई एरर, ठीक है। बहुत सी नेगेटिव क्लास की एग्जांपल्स जो हैं वो ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ बॉर्डर चली गई हैं, ठीक है। यू विल प्रोबेबली हैव a lot of a large error, so this might be a situation of underfitting. In this case you still have some error because आपका कर्व ऐसा है कि ये जो नेगेटिव एग्जांपल्स हैं ये क्लासीफाई होंगी on the other side, positive side you will have some error. Error is not zero. और यहाँ आपने क्या किया है, because of higher degree polynomial आपने पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस को परफेक्टली सेपरेट आउट कर दिया, जबरदस्ती करके, ठीक है, जबरदस्ती सेपरेट आउट कर दिया, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि योर एरर विल बी जीरो इन दिस केस बिकॉज पॉजिटिव एग्जांपल वाली साइड पे है, नेगेटिव एग्जांपल नेगेटिव वाली साइड पे है। बट डू यू थिंक कि ये कोई अच्छी डिसीजन बाउंड्री है? फॉर एग्जांपल फॉर दिस वैल्यू ऑफ x1 एंड फॉर दिस वैल्यू ऑफ x2, ठीक है, व्हाट विल बी योर प्रिडिक्शन? यू विल प्रोबेबली प्रिडिक्ट कि ये सर्कल है, सर्कल क्लास है, ठीक है, पॉजिटिव क्लास है, ठीक है, वेयर एज इट कैन बी नेगेटिव क्लास, ठीक है। सो न्यू एग्जांपल्स के लिए ये जनरलाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। न्यू एग्जांपल्स के लिए इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी और यू विल हैव लॉट ऑफ एरर फॉर न्यू एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये सिचुएशन है ओवरफिटिंग की। मैंने ओवरफिटिंग की सिचुएशन को दोनों केसेस में एक्सप्लेन कर दिया, फॉर रिग्रेशन एज वेल एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन, दैट इज क्लासिफिकेशन। अच्छा, अब ओवरफिटिंग को एड्रेस करने के तरीके कि हाउ विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। इसके मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता हम सीखेंगे। आज उनमें से हमने एक मेथड का इंट्रोडक्शन पढ़ना है एंड दैट इज द मेथड ऑफ रेगुलराइजेशन, ठीक है। अच्छा जी, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओवरफिटिंग। लेट्स एज्यूम कि ये जो प्रॉब्लम था हमारा हाउस प्राइस प्रिडिक्शन प्रॉब्लम था, इसमें 100 फीचर्स थे, यानी इंस्टेड ऑफ जस्ट considering the size of the house, we are considering 100 such features: size of the house, number of bedrooms, number of floors, age of the house, average income in the neighborhood. Average income in the neighborhood क्यों एक important feature है? अमीराना इलाका है या गरीबाना इलाका है, ठीक है। जाहिर बात है कि इस बात से हाउस की प्राइस को फर्क पड़ता है, ठीक है। किचन साइज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, दे कैन बी 100 सच फीचर्स, ठीक है।
अब दिस इज एन सिचुएशन ऑफ ओवरफिटिंग अगेन. अब जस्ट लाइक हमने जब रिग्रेशन पढ़ी थी, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ी थी, तो मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि ये जो प्लॉट्स वगैरह की यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, ये सिर्फ जब आपके पास एक वेरिएबल, दो वेरिएबल हों तो आप इनको प्लॉट करके विजुलाइज कर सकते हैं. जब 100 फीचर्स हों तो ऑब्वियसली आप विजुलाइज करके ये नहीं बता सकेंगे इस केस में भी कि ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम हो रहा है. ठीक है, दिस वॉन्ट बी पॉसिबल. 100 डायमेंशन प्लॉट कैसे बनाएंगे? सो यू विल हैव सम वेज, बट विल स्टडी दोज वेज लेटर. ठीक है, तो ओवरफिटिंग को अवॉइड करने की या अगर आपको किसी तरीके से ये पता लग जाए कि ओवरफिटिंग हो रही है, सो व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस? Possibility number 1 is that you will try to reduce the number of features. ठीक है, reduce number of features का मतलब ये कि कम फीचर्स इस्तेमाल करें. जैसे जैसे नंबर ऑफ फीचर्स बढ़ते जाते हैं आपकी ओवरफिटिंग का खर्चा बढ़ता जाता है. तो इन 100 फीचर्स में से फॉर एग्जांपल मैनुअली बैठ के सिलेक्ट करें कि कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप एलिमिनेट कर सकते हैं. बहुत से फीचर्स फालतू होंगे, उनको आप निकाल सकते हैं, तो वो फीचर्स निकाल दें. और यूज अ मॉडल सिलेक्शन एल्गोरिदम. मॉडल सिलेक्शन एल्गोरिदम ये करता है कि ये आपको इसमें हेल्प करता है कि क्या आपने लीनियर हाइपोथेसिस फिट इन करनी है, क्वाड्रेटिक फिट करनी है, क्यूबिक फिट करनी है, या 4 डिग्री पॉलिनोमियल फिट करना है. कौन सा प्रॉब्लम जो है वो आपके कौन सा मॉडल आपको, या कौन सा, इसको मॉडल कहेंगे, लीनियर मॉडल, क्वाड्रेटिक मॉडल, क्यूबिक मॉडल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कौन सा मॉडल इज लाइकली टू गिव यू गुड रिजल्ट्स. ठीक है, वी विल स्टडी दिस प्रोबेबली इन द नेक्स्ट वीक लेक्चर. ठीक है, तो मॉडल सिलेक्शन एल्गोरिदम ये है कि यू वांट टू सिलेक्ट. तो अगर आपको पता लग जाए कि क्वाड्रेटिक जो है वो इस डेटा पर अच्छा बिहेव करता है, तो आप क्वाड्रेटिक ही यूज करेंगे और उसमें फिर ओवरफिटिंग का चांस कम होगा. सो थर्ड वे ऑफ डूइंग इज टू अप्लाई रेगुलराइजेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है. रेगुलराइजेशन अप्लाई करें. रेगुलराइजेशन का मतलब यह है कि आप तमाम फीचर्स इस्तेमाल करें. यू डोंट रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स, यू कीप ऑल द फीचर्स. ठीक है, लेकिन आप जो है वो थीटास की जो वैल्यूज निकाल रहे हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड को रिड्यूस करें. थीटास के वैल्यूज को रिड्यूस करें, पेनलाइज करें बाय सम क्वांटिटी. किसी तरीके से उसको पेनल्टी दें, उसकी वैल्यू को छोटा करने की कोशिश करें. ये आपकी रेगुलराइजेशन का मेथड है. ठीक है, और रेगुलराइजेशन वर्क्स वेरी वेल इफ यू हैव लॉट ऑफ फीचर्स. ठीक है, विच यू आर यूजिंग टू प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वाई. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट सिंपली ये है कि यू विल पेनलाइज द वैल्यूज ऑफ थीटास. सो लेट्स सी, लेट्स नाउ स्टडी द कॉस्ट फंक्शन ऑफ रेगुलराइजेशन. अच्छा जी, तो किया हमने ये कि अगेन वी विल स्टडी इट फॉर लीनियर रिग्रेशन एज वेल एज लॉजिस्टिक रिग्रेशन. सो ये हमारा, अगर हम थोड़ा सा ज़हन में लेके आए, रिग्रेशन का कॉस्ट फंक्शन था. यू वांटेड टू सिलेक्ट दोज वैल्यूज ऑफ थीटा which minimizes this entity 1 over 2m summation I is equal to 1 to m hypothesis of x of I minus y of I whole square. ठीक है, अच्छा, मैंने क्या किया कि मेरी हाइपोथेसिस जो थी that was a 4 degree polynomial, theta 0 plus theta 1 x plus, again I'm back to the problem where I only have one x. The only feature I have is the size of the house, and I have this theta 0 plus theta 1 x plus theta 2 x square plus theta 3 x cube. अभी ये क्रॉस नहीं हुआ, so I have theta 3 x cube plus theta 4 x4. ये मेरी पूरी हाइपोथेसिस x raised to 4, ये मेरी पूरी हाइपोथेसिस है. 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मैंने फिट इन कर दिया. लेट्स एज्यूम कि मैंने इस कॉस्ट फंक्शन के साथ दो वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवा दी हैं. ये कॉस्ट फंक्शन नहीं है रेगुलराइजेशन का, ये जस्ट उसकी तरफ हम मूव कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं. तो मैंने क्या किया, 1000, एक आर्बिट्रेरी नंबर, एक रैंडम नंबर, 1000 थीटा 3 स्क्वायर प्लस 1000 थीटा 4 स्क्वायर.
ये दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवा दी। और अब मैंने कहा आपको कि ये अपना ग्रेडियंट डिसेंट ऐसे रन करें, ऐसे थीटा 0 आपने थीटा जो निकालने हैं इस केस में फॉर दिस हाइपोथेसिस, ठीक है, वो थीटा 0, थीटा 1, थीटा 2 और थीटा 3 है। 4 थीटाज आपने निकालने हैं। ये 4 थीटाज ऐसे फाइंड आउट करें सच दैट कि ये पूरा एंटिटी जो है ये मिनिमाइज हो जाए, छोटी से छोटी आए, ठीक है। अच्छा, अब जब आप ग्रेडियंट डिसेंट रन करेंगे तो व्हाट शुड यू एक्सपेक्ट कि थीटा 3 और थीटा 4 की वैल्यू जो है अगर ये टर्म ना होती, ठीक है, और मैं ये वैल्यूज निकालता, 4 वैल्यूज निकालता, थीटा 0 वो टर्म नहीं है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 एंड थीटा 4। अभी एज्यूम करें कि ये जो 1000 थीटा 3 स्क्वायर प्लस 1000 थीटा 4 स्क्वायर नहीं है, तो मैंने ये वैल्यूज निकालनी। अच्छा, व्हाट यू शुड एक्सपेक्ट कि अगर मैंने ये टर्म साथ इंक्लूड कर दी तो थीटा 3 और थीटा 4 की वैल्यूज क्या दोनों बढ़ जाएंगी पहले की निस्बत, जितनी इस टर्म के बगैर आनी चाहिए, या ये रिड्यूस हो जाएंगी, या ये सेम आएंगी। 3 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इस टर्म को ऐड करने से, ये जो 2 टर्म्स ऐड किए हैं मैंने, या तो इनको ऐड करने से थीटा 3 और थीटा 4 पे कोई असर नहीं पड़ेगा, या वो वैल्यूज बढ़ जाएंगी या वो वैल्यूज रिड्यूस हो जाएंगी। इफेक्ट दोनों पे सेम आएगा, इसलिए मैंने ये पॉसिबिलिटी नहीं रखी कि थीटा 3 बढ़ जाएगा और थीटा 4 छोटा आ जाएगा, क्योंकि दोनों पे हम सेम ही काम कर रहे हैं, दोनों के साथ 1000 क्यूब स्केल लगा होगा, तो इसलिए या तो दोनों बढ़ेंगी या दोनों कम होंगी या दोनों सेम रहेंगी। इनफैक्ट देखें, इन ऑर्डर टू कीप दिस टर्म एज स्मॉल एज पॉसिबल, क्योंकि वी वांट टू सिलेक्ट थीटा सच दैट कि ये एंटिटी मिनिमाइज हो, सबसे छोटी आए। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग, आपका जो एल्गोरिदम है वो थीटा 3 और थीटा 4 को बड़ी पेनल्टी देगा, बिकॉज दिस 1000 इज अ बिग नंबर, तो वो थीटा 3 और थीटा 4 की इतनी छोटी वैल्यू सिलेक्ट करेगा सो दैट कि ये वैल्यू मिनिमम आ जाए, ठीक है। तो दिस विल बी द ट्रूथ that theta 3, the value of theta 3 and theta 4 will reduce but significantly, almost 0 हो जाएंगे इस केस में, क्योंकि आपने जो कांस्टेंट साथ मल्टीप्लाई किया है वो 1000 मल्टीप्लाई किया है, उसकी वजह से ये वैल्यूज जो हैं दे विल बिकम ऑलमोस्ट 0। दोबारा बता देता हूँ कि ये वैल्यूज ऑलमोस्ट 0 क्यों होंगी। वजह ये है कि वी वांटेड टू कीप दिस होल एंटिटी मिनिमम, हम इस पूरी एंटिटी को मिनिमम रखना चाहते हैं, छोटी से छोटी वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब अगर थीटा 3 की वैल्यू बढ़ जाए तो ये 1000 के साथ मल्टीप्लाई होकर मजीद बढ़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह थीटा 4 की वैल्यू अगर बढ़ जाए तो 1000 के साथ बढ़ के मजीद वैल्यू बढ़ जाएगी, और ये जो जे फंक्शन है इसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। जे की छोटी वैल्यू वहां पे आएगी जहां पे आप थीटा 3 और थीटा 4 की वैल्यू को बहुत मिनिमम ऑलमोस्ट 0 रखेंगे। अब लेट्स अज्यूम कि ये ट्रिक करने से थीटा 3 और थीटा 4 0 हो गए, तो थीटा 3 और थीटा 4 0 हो गए, तो अब ये दोनों टर्म्स क्रॉस हो गई, और आपका जो हाइपोथेसिस बचा वो क्या बचा, क्वाड्रेटिक बचा। तो आपका जो कर्व जो पहले ऐसे आ रहा था, ऐसे, ठीक है, चूंकि अब वो क्वाड्रेटिक हो गया तो अब इट विल लुक लाइक दिस, और आपका ओवरफिटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो एक्चुअली यू आर पेनलाइजिंग थीटास, आप पेनल्टी दे रहे हैं थीटास को, रिड्यूस कर रहे हैं थीटास की वैल्यू को। पेनल्टी देने का मतलब ये रिड्यूस कर रहे हैं, यहां बहुत ज्यादा पेनल्टी दी थी, ठीक है। अब इनफैक्ट रेगुलराइजेशन जब रिग्रेशन पे अप्लाई करेंगे तो आप करेंगे क्या कि अगर आपके थीटास की वैल्यू, रेगुलराइजेशन अप्लाई करने से आप थीटास की वैल्यूज को रिड्यूस कर देंगे, पेनल्टी दे देंगे। यू विल हैव अ सिंपलर हाइपोथेसिस, और सिंपलर हाइपोथेसिस के केस में यू विल हैव लेस चांसेस ऑफ ओवरफिटिंग, ठीक है। सो करेंगे आप ये कि तमाम थीटास को पेनल्टी देंगे बाय अ फैक्टर ऑफ लैम्डा। ऊपर वाली एग्जांपल में लैम्डा की जो वैल्यू थी वो डेट वाज 1000, तो हमने क्या किया था, लैम्डा टाइम्स थीटा 3 स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम थीटा 4 स्क्वायर, ये यहां पे किया था, लैम्डा की वैल्यू को 1000 रखा था यहां पे। बाय कन्वेंशन
हम थीटा जीरो को पेनलाइज नहीं करते, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। कर भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाय कन्वेंशन हम थीटा जीरो को पेनलाइज नहीं करते, वो किसी फीचर को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। थीटा जीरो एक्स जीरो होता है, एक्स जीरो वो फीचर है जो कि जिसकी तमाम वैल्यूज जो हैं वो 1 आ रही हैं, ठीक है। तो थीटा जीरो जो है उसको हम पेनलाइज नहीं करेंगे। अगर हम सब वैल्यूज को पेनलाइज करना चाहें तो व्हाट विल बी माय कॉस्ट फंक्शन ऑफ, इन केस ऑफ लीनियर रिग्रेशन दिस विल बी द सेम थिंग जो कि हम पहले पढ़ते आए, 1/2m समेशन i इक्वल टू 1 to m हाइपोथेसिस ऑफ x ऑफ i माइनस y ऑफ i स्क्वायर, और अब साथ ऐड क्या हो गया, लैम्डा टाइम्स समेशन i इज इक्वल टू 1 to n थीटा j ऑफ स्क्वायर। क्या मतलब हुआ, जब i की वैल्यू 1 है तो दिस इज लैम्डा टाइम्स थीटा 1 स्क्वायर प्लस जब i की वैल्यू 2 है तो दिस इज लैम्डा टाइम्स थीटा 2 स्क्वायर प्लस अप टिल n, क्योंकि थीटाज हमारे पास n होते हैं, n+1 होते हैं इनफैक्ट, लेकिन यहां पर हम थीटा जीरो को पेनलाइज नहीं कर रहे। लास्ट टर्म विल बी लैम्डा टाइम्स थीटा n स्क्वायर, ठीक है। तो ये वही चीज है, वहां पर ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने सिर्फ थीटा 3 और थीटा 4 को पेनलाइज किया था, यहां पे मैं तमाम थीटास को पेनलाइज कर रहा हूं, थीटा जीरो को मैं पेनलाइज नहीं कर रहा। आप देखेंगे ये वैल्यू जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, तो थीटा जीरो पेनलाइज नहीं हो रही, दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कन्वेंशन। सो दिस विल बी माय कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन विद रेगुलराइजेशन। तो पहले हम लिख रहे थे इसको कॉस्ट फंक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन, अब ये जो 7 टर्म मैंने ऐड की है रेगुलराइजेशन की, नाउ आई विल कॉल इट द टर्म लीनियर रिग्रेशन विद रेगुलराइजेशन, ठीक है। सो इसमें जो लैम्डा है दैट इज एक्चुअली रेगुलराइजेशन पैरामीटर। लैम्डा की वैल्यू ये चूज करती है, ये डिटरमिन करती है कि आप कितनी ज्यादा पेनल्टी अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू बहुत बड़ी होगी तो क्या होगा, आप थीटास को बहुत ज्यादा पेनलाइज कर रहे हैं तो तमाम थीटास थीटा 1 से लेके थीटा n 0 हो जाएंगे, ठीक है। लैम्डा बहुत छोटा होगा तो थीटास पे बहुत मिनिमल सा इफेक्ट होगा, तो यू नीड टू, ये हम आगे जाके देखेंगे कि यू नीड टू कम अप विद अ गुड वैल्यू ऑफ लैम्डा। अच्छा, अब फाइनली आज के लेक्चर में, क्योंकि टाइम हो गया लेक्चर का, तो हम सिंपली जो है लेट्स डिस्कस दिस और इस पे खत्म कर देंगे। इन रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन we choose theta to minimize this cost function, so this is the cost function for regularized linear regression। और जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर लैम्डा की वैल्यू आप बहुत बड़ी रख देंगे, लेट्स से लैम्डा 10⁻10, लैम्डा जो है वो आपकी ओवरफिटिंग को खत्म कर देगा, लेकिन खदशा ये है कि यू विल गो इनटू अंडरफिटिंग, क्योंकि तमाम थीटास की वैल्यूज इतनी छोटी हो जाएंगी कि यू विल प्रोबेबली एंड अप विद अ कांस्टेंट थीटा 0, और आप जो है वो अंडरफिटिंग की सिचुएशन में चले जाएंगे, ठीक है जी। सो लैम्डा की ऑप्टिमल वैल्यू निकालने का मेथड हम देखेंगे बाद में कि लैम्डा की ऑप्टिमल वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ठीक है। सो ये देखेंगे, जैसे मैंने एग्जांपल दी कि अगर आप लैम्डा बहुत बड़ा रखेंगे तो थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 ये सारे 0 हो जाएंगे, और आपकी हाइपोथेसिस जो आएगी सिर्फ थीटा 0 बच जाएगी, जिसको आपने पेनल्टी नहीं दी हुई। और थीटा 0 का मतलब ये है कि यू विल हैव सम काइंड ऑफ लाइन लाइक दिस फॉर एनी ट्रेनिंग डाटा व्हिच इज लीड्स टू अंडरफिटिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम हम रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन का ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ेंगे। ग्रेडियंट डिसेंट में एक स्मॉल सी मॉडिफिकेशन आपने करनी है, तो इट विल स्टार्ट वर्किंग फॉर रेगुलराइज्ड लीनियर रिग्रेशन। और फिर हम देखेंगे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में रेगुलराइजेशन कैसे फाइंड आउट करती है, और लैम्डा कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉडल कैसे चूज करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये फिर नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स में आएगा।